ज्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है कि उन्हें अगर कोई सुपर पावर मिले तो वो कहते हैं इनविजिबिलिटी, हम गायब हो जाएं। जहां ये इंसान की नैश और घटिया ख्वाहिशात का इजहार करता है, वहीं लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम और जजमेंट से आज़ादी की एक हुक भी पाई जाती है इसमें। मगर सबसे इंपॉर्टेंट और डुअलिटी से भरपूर चीज़ है द एंग्जाइटी ऑफ बीइंग सीन, देखे जाने का इज़्तिराब। और इंसान सदियों से अपने इस खौफ को मुख्तलिफ कहानियों और फलसफों में खोजता आया है। मॉडर्न दौर में घूमते इस सर्वेलेंस के बदमस्त लट्टू को घूरने से पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा, और उसमें हमारा पहला स्टॉप है एंशंट ग्रीस, कदीम यूनान। तो ये है आर्गस, एक देव हैकल बला और एक रखवाला। और ये कोई आम गार्ड नहीं था, इसकी 100 आंखें थी। इस्तारे के तौर पर नहीं, और ना ही ये कोई पोएटिक एक्सप्रेशन था, शायराना इजहार था उसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का, उसके मुशाहिदे के कमालात का। 100 लिटरल आंखें उसके पूरे जिस्म पे, बाजुओं पे, टांगों पे, छाती पे, पीठ पे, जैसे किसी ने बंटों का डब्बा खोल के उसके पूरे जिस्म पे चिस्पा कर दी हो। और शामत की बात यह है कि वो एक वक्त पर सारी की सारी नहीं सोती थी। जब उनमें से कुछ आराम फरमा रही होती थी तो बाकी मनहूस चौकस चौक करना पाई जाती थी, मतलब कि उसके डेलों को चैन नहीं था। ग्रीक्स कोई ज्यादा सटल पाए नहीं गए थे उस जमाने में, और उन्होंने जो उसका नाम रखा वो था आर्गस पेनॉप्टिस, जिसका मतलब है ऑल सीइंग, सब देखने वाला आर्गस। अब ऐसी क्या आफत टूट पड़ी थी कि किसी को ऐसा रखवाला चाहिए था जिसकी 100 आंखें हों? अच्छा सवाल है आपका। इसके जवाब में आपको मिलता है एक देवता, एक सहमी हुई गाय और एक प्रिविलेज्ड मगर काफी जली कटी बीवी। जूस जो ग्रीक गॉड्स का बादशाह था, आसमानों का हुक्मरान था, और शादी के नाम पे शायद सबसे बड़ा धब्बा था। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की आयो पे अपना दिल हार बैठा, और जूस की एक ही टाइप थी, और वो थी कोई भी जो बस उसकी बीवी ना हो। और सोने पे सुहागा ये कि आयो हीरा की यानी जूस की बीवी की पुजारन भी थी। और अगर आपको ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप ये जानते होंगे कि प्रीस्टेस के साथ, पुजारनों के साथ ये हरकतें करना अफेयर्स में से भी काफ़ी घटिया, वर्स्ट सिनेरियो माना जाता था। खैर हीरा को ये पता लग गया कि ये क्या हरकतें कर रहा है, जैसे कि उसे हमेशा पता लग जाता था, और वो मौके वारदात पे पहुंच गई। तो जूस ने वही किया जो कोई भी समझदार, रीजनेबल और हर तरह की ताकत रखने वाला खुदाओं का बादशाह करता। उसका त्रा निकल गया और उसने हड़बड़ा के आयो को गाय बना दिया, एक गाय। और अपने दिफा में उसने कहा कि कौन लड़की, मुझे तो यहाँ कोई लड़की नहीं दिख रही, मुझे तो बस यहाँ पर ये एक बिल्कुल ही आम, नॉर्मल, कॉमन सी गाय दिख रही है जो हमेशा से इधर ही थी। अब हीरा के माथे पे कोई हुरूफ तहज्जी तो लिखे नहीं हुए थे। उसने इस इंतहाई मशकूक तौर पे हसीन और सेमी सिमटी गाय को देखा और कहा, कितनी प्यारी है ये, इसको मैं रख लूं? अब इस मौके पे इनकार की ऑप्शन तो थी नहीं, तो जूस ने हाँ कर दी, और हीरा ने, शातिर गुसेल हीरा ने आर्गस पेनेप्टोस को इस गाय का रखवाला मुकर्रर कर दिया, बेचारी। और आर्गस हर जगह आयो के पीछे पीछे जाता, गुजरते दिन रात के तमाम लम्हों में एक एक पल वो उसके साथ होता। ना कोई फरार था, न दम भर की खलवत, जरा सी भी प्राइवेसी नहीं थी। कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नजरें उस पे ना टिकी हों। आयो ना तो बात कर सकती थी, ना वापस बदल सकती थी, और ना ही किसी और तक उसको कोई भी रसाई थी। उसकी जिंदगी की कुल हकीकत बस ये बन के रह गई थी कि कोई उसे हर लम्हा, हर वक्त, हर हाल में देख रहा है। आखिरकार जूस को उस पर तरस आ गया, या फिर शायद अपने आप पर ही, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी एम्बैरेसिंग उसके अपने लिए भी थी। सो उसने हरमीज को आर्गस से निमटने के लिए भेजा, और हरमीज ग्रीक खुदाओं में काफ़ी शातिर माना जाता था। उसने चरवाहे का भेस बदला और एक पहाड़ी के करीब उसने आर्गस को ढूंढ लिया, जो हस्बे मामूल आयो पे नजर रखे हुए था। वो उसके पास बैठा और म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, और फिर कहानियां सुनानी शुरू कर दी। लंबी दास्तानें मुख्तलिफ किरदारों और जमानों में बल खाती, इंतहाई धीमे लहजे में। एक एक करके वो 100 आंखें बंद होनी शुरू हो गई, और जब आखिरी आंख बंद हुई तो हरमीज ने उसे मार दिया, उसकी गर्दन उतार दी। हीरा का दिल पहले ही टूटा हुआ था और अब वो गुस्से से पागल हो गई। उसने आयो के पीछे काटने वाली बड़ी सी मक्खी लगा दी, जो उसे तब तक काटती रही जब तक कि वो इजिप्ट ना पहुंच गई बेचारी, और दरियाए नील के किनारे थक हार के गिर गई। और वहां उसने बिलक कर आखिरी बार आसमान की तरफ आंखें उठा के दुआ की। अब जूस के लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात थी, और उसने फिर हीरा के सामने कस्में खाई कि वो आयो को कभी नहीं देखेगा, सोचेगा भी नहीं उसके बारे में। और हीरा शायद खुद भी थक चुकी थी इस पूरी बकबक से, सो वो मान गई। बेचारी आयो को वापस ट्रांसफॉर्म किया गया, फिर उसने बच्चा पैदा किया जूस का, और बाद में उसकी इजिप्ट के एक किंग से शादी हो गई। एटलीस्ट जिंदा तो बच गई बेचारी, वरना ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा होता नहीं है। जलालत मजीद से मजीद से मजीद तर होती जाती है, और
जनरली एंड में मौत वाक़ हो जाती है। खैर कमिंग बैक, हीरा ने आर्गस की वो 100 आंखें ली और एक मुकद्दस परिंदे की दुम में पिरो दी, और ये परिंदा था मोर। सो बेसिकली जब भी आप मोर की दुम देखते हैं तो आप दुनिया के सबसे एंशंट सर्वेलेंस सिस्टम्स में से एक का नज़ारा करते हैं। अब ग्रीक्स तो खुदाओं और बलाओं और हसद और बेवफाइयों की कहानियां सुना रहे थे, मगर आयो का एक्सपीरियंस एक बहुत एक्यूरेट साइकोलॉजिकल डिपिक्शन है सर्वेलेंस की, ऑफ बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। आर्गस क्या था, वो कोई सजा नहीं दे रहा था आयो को, ना सवाल जवाब, ना कोई पूछगछ, डायरेक्टली तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस देख रहा था, और उसका ये देखना ही आयो का जिंदान था। टू बी ऑलवेज सीन इज वन ऑफ द मोस्ट अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, जो आपको कभी भी आज़ाद महसूस नहीं होने दे सकती। और एक और बात उन 100 आंखों के बारे में, आर्गस को उन सबको खुला रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि आयो को ये ना पता लगे कि कौन सी आंखें कब उसे देख रही हैं, कौन सी आंखें जाग रही हैं और कौन सी आंखें सो रही हैं। और ये अनसर्टेनिटी, ये अदम यकीनी और ये हर वक्त का इम्कान कि उसको देखा जा रहा है, वही काफ़ी था कि वो अपने जहन में खुद ही खुद को कैद कर ले। जो काम जंजीरों का था, यहाँ वो करने के लिए आंखें ही काफ़ी थीं। ग्रीक्स के आर्गस को ईजाद करने के 2000 साल बाद एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी बैठा और उसने एक पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया आर्गस को दोबारा से बनाने का। मगर इस बार वो गोश्त पोस्त का नहीं, बल्कि ईंट और पत्थर का बना था। मगर इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, एंशंट इजिप्ट भी कुछ कहना चाहता है इस बारे में। अब आर्गस एक बला थी जिसको एक काम सौंपा गया था, मगर इजिप्शियंस इससे 2 हाथ आगे निकल गए। एक अलहदा मखलूक को इस काम पे क्यों लगाया रहे, जब आप सूरज को ही अपना जासूस बना सकते हैं। यह है रा, मिस्री खुदाओं का बादशाह, दुनिया का खालिक, वजूद का असल। अब इजिप्शियन मिथोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई एक क्रिएटर नहीं है, मल्टीपल क्रिएटर्स पाए जाते हैं, और हर शहर जिस खुदा को फॉलो करता था वो उसी को क्रिएटर मानता था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, मगर इस कहानी के लिए हम रा को ही क्रिएटर कह रहे हैं। और रा को सन गॉड भी कहते हैं, सूरज का देवता। सो ये एक ऐसा देवता था जो जरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम से गुजर रहा था। रा की हर चीज पे हुक्मरानी थी, आसमान, जमीन, पाताल। मगर अब जाहिर बात है कि हर चीज पे हुक्मरानी कोई आसान काम नहीं है, और किसी एक मौके पे जाके उसे कोई ऐसा जरिया चाहिए था जिसके थ्रू वो अपनी रियाया पे जासूसी कर सके, नजर रख सके, क्योंकि अब वो हर जगह लूर लूर नहीं फिर सकता था। कोई फर्क तो खुदा और जासूस में। उसने एक हल निकाला जो एक ही टाइम पे काफी दिलकश और खौफनाक भी था, उसकी अपनी आंख। अब जब हम आई ऑफ रा की बात करते हैं तो ये वो सीन नहीं है जैसे हमारी आंखें हैं, हम उसकी आंख की एक अलग आजाद जिंदा एंटिटी के तौर पे बात कर रहे हैं। उस आंख का एक अपना अलहदा वजूद था, उसके खुदाई इरादों की एक एक्सटेंशन, एक तौसी थी जो खुद को अलग कर सकती थी, दुनिया जहान में कहीं भी टपक सकती थी और ऑब्जर्व कर सकती थी। कुछ भी उसके मुशाहिदे से बाहर नहीं था, और वो वापस इत्तला भी कर सकती थी, रिपोर्ट भी कर सकती थी, और वक्त पड़ने पर सजा भी दे सकती थी। सो बेसिकली आई ऑफ रा एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं थी, एक इन्फोर्सर थी। वो अपने आप में एक निफास का निज़ाम भी थी, फेंटी फूंटी भी लगा देती थी, और अगर कोई ज़्यादा शोखा हो तो वफात भी पा सकता था उसके हाथों। और आई ऑफ रा की सबसे मशहूर कहानी इजिप्शियन मिथोलॉजी की सबसे डिस्टर्बिंग कहानियों में से एक कहानी है। सो किसी एक पॉइंट पे जाके रा के थोड़ा बुजुर्ग और बुढ़ा हो जाने के बाद, जो कि अपेरेंटली इजिप्शियन मिथोलॉजी में खुदा हो जाते थे बुढ़े, इंसानियत ने उसकी इज्जत करना बंद कर दी। लोग उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे थे, उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। जनरली वही कर रहे थे जो इंसान करते जब उनको लगता है कि कोई आंख भी नहीं देख रही उनको। कोनों में फुसफुसाहट, बुजुर्ग बादशाह पे ठट्ठे और मंसूबे, मगर रा देख रहा था। उसने कदीम खुदाओं की खुफिया काउंसिल बुलाई, नून, टॉथ, शू, तेफनूत, गेब, नूत, और उनसे पूछा कि इन बदतमीज साजिश करने वाले इंसानों के साथ मैं क्या करूं। काउंसिल ने, जिस तरह हमेशा काउंसिल्स ताकतवर लोगों को वही बताती हैं जो वो सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सजा दें, नासें पट दें लोगों की, इतने छितर लगाएं कि ये बाज आ जाए। अब जाहिर है ये काउंसिल तो एक बहाना था, करना तो उसने वही था जो वो करना चाहता था। तो रा ने अपनी आंख को जनता पे खुला छोड़ दिया। उस आंख ने सहमत की शक्ल इख्तियार की, एक शेरनी, जंगो जदल, बेपना तबाही और वबाओं की देवी। और सहमत को आम देवी नहीं थी, वो खुदाई नस्वानियत यानी डिवाइन फेमिनिटी का गुसेल चेहरा थी। हैथर, प्यार और खूबसूरती की देवी का एक डरावना रूप, उसका उलट सेम डिवाइन एनर्जी, तो मुख्तलिफ रूप। सहमत इंसानों पे आफत बन के उतरी, और उसका कहर सिर्फ गुनाहगारों पे नहीं टूटा, उसने सबको मारना शुरू कर दिया। वो इतनी एफिशिएंट, इतनी थॉरो, इतनी कैटास्ट्रॉफिकली इफेक्टिव थी अपने काम में कि खुद राह का त्रा निकल गया। वो इंसानियत को सबक सिखाना चाहता था, और सहमत इंसानियत का वजूद ही खत्म कर देना चाहती थी। राह ने उसे रोका, मगर वो इतनी बेकाबू थी कि उसने राह की बात को भी ठुड्डे पे रख दिया। अब राह साहब को अपनी ही आंख को धोखा देकर रोकना पड़ा। खून की प्यासी वो हो चुकी थी, तो राह ने शराब में लाल रंग मिला के और उसमें खून की महक छोड़ के
खेतों में सैलाब छोड़ दिया। सहमत को लगा कि ये इंसानी खून है, तो वो शोधों की तरह उसे पी गई और टल्ली होकर बेहोश हो गई। फिर राह ने उसकी पावर थोड़ी कम कर दी ताकि वो औकात में रहे और आइंदा ऐसा ना कर सके। कुछ वर्जन्स में उसे हैथोर बना दिया गया। पॉइंट बीइंग के औखी औखी करके बड़े नैरो मार्जिन के साथ इंसानियत बच गई। मगर ऐसा त्राह निकला इंसानियत का कि उन्होंने थोड़े अरसे तक दोबारा राह को क्वेश्चन नहीं किया। अब अगर हम इससे एक कदम पीछे होकर देखें तो इजिप्शियंस ने तो ये कहानी पता नहीं क्यों लिखी, मगर इसकी डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ देखा देखा महसूस होता है। एक हाकिम है जो हर चीज को खुद मॉनिटर नहीं कर सकता, तो वो एक अलग अपैरेटस बनाता है। एक एजेंसी, एक ताकत, एक सिस्टम जो उसकी जगह पे डिसाइड करे और कंट्रोल करे। ये अपैरेटस आजादी से काम करता है। इसका अपना मोमेंटम है, अपनी लॉजिक है, अपनी भूख है, और एक वक्त पर ये इतना ताकतवर, इतना खुद मुख्तार, अपने मैंडेट पर इतना मस्त हो जाता है कि खुद इसके बनाने वाले भी इसको पूरी तरह काबू नहीं कर पाते, या एटलीस्ट उनके लिए मुश्किल हो जाता है। राह ने सहमत को बनाया था ताकि वो लोगों पर नजर रख सके और उनको सजा दे सके। द स्टेट ऑल्सो क्रिएट्स इट्स आई फॉर द सेम रीजन। स्टेट भी अपनी आंख इसी मकसद के लिए बनाती है, और जब ये आंख आज़ाद हो जाती है तो इसकी अपनी इश्तिहा, भूख, हंगर डेवलप हो जाती है। मगर इस कहानी में एक और बात भी है। रा वॉज द सन गॉड, और आई ऑफ रा का कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्फोर्सर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो मिस्री कॉस्मोलॉजी के ताने बाने में बुनी हुई थी। सूरज हर सुबह तुलू होता और पूरी दुनिया उसकी नज़र की लपेट में आ जाती। कोई साया इतना गहरा नहीं था, कोई ओट इतनी अंधेरी नहीं थी, किसी एक लम्हे में इतनी खलवत नहीं थी कि उसकी नज़र से बच पाए हर एक दिन। और मिस्रियों ने इसे जुल्म की तरह, ऑपरेशन की तरह एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्होंने इसे फितरत की तरह एक्सपीरियंस किया। आँख का देखना कोई वायलेशन नहीं था, ये बस फितरत का निज़ाम था और ऐसे ही चलता था। और ये नॉर्मलाइजेशन, ये मुकम्मल कबूलियत, द एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड, शायद इस कहानी का सबसे सर्द हिस्सा है। क्योंकि सबसे इफेक्टिव सर्वेलेंस वो नहीं होती जिससे लोग डरते हैं, वो होती है जिसे लोग भूल जाते हैं। कोने पर लगा कैमरा जो आपने 3 साल पहले नोट करना बंद कर दिया, आपके फ़ोन की वो ऐप जिसको आपने लोकेशन एक्सेस दी और फिर दोबारा कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। आई ऑफ रा को हैबतनाक शक्ल की ज़रूरत नहीं है, उसका किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही काफ़ी है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बात बतानी ज़रूरी है कि आर्गस और रा अकेले नहीं है। हर सिविलाइजेशन में, कदीम दुनिया के हर कोने में इस एंग्जाइटी के गिर्द बिलीफ्स और कहानियां मौजूद हैं। ओडिन, द नॉर्स ऑल फादर, हर सुबह 2 कब्बे भेजता था, ह्यूगिन और मूनिन, सोच और याद। वो पूरी दुनिया में उड़ के जाते और हर शाम वापस आके उसके कान में वो सब फुसफुसाते जो उन्होंने देखा था। एक लिटरल इंटेलिजेंस नेटवर्क विद विंग्स। वैदिक ट्रेडिशन में देवता वरुणा के पास 1000 जासूस थे दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए। कदीम चाइनीज तस्वुर टियान, आसमान, एक इखलाकी इन्फोर्सर था जो लगातार इंसानी बिहेवियर को ऑब्जर्व करता था और फैसले करता था उस हिसाब से। और मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है। जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक खुदा आपको हर वक्त देख रहा है, और इस्लाम के मुताबिक ना सिर्फ खुदा आपको देख रहा है बल्कि 2 फरिश्ते भी हैं जो आपकी हर हरकत को देख रहे हैं और लिख रहे हैं, जिनको कि किरामन कातिबीन कहा जाता है। हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन, हर दौर, मुख्तलिफ बिलीफ्स, आसमान में देखने वाला, हजारों आंखों वाला, बहुत से जासूस, ये इल्म के कोई ना कोई चीज़ हमें हमेशा देख रही है। ये इत्तेफाक नहीं है, जहाँ ये एक बिलीफ है वहीं पे ये कलेक्टिव एंग्जाइटी भी है, और एट टाइम्स काफ़ी नेसेसरी भी है, काफ़ी ज़रूरी भी है। और ये हमें 18वीं सदी के एक अंग्रेज़ फिलोसफर तक ले आता है जिसके पास कोई बिलीफ सिस्टम तो नहीं था, मगर आर्किटेक्चर के बारे में एक काफ़ी दिलचस्प आइडिया था। अब जेरेमी बेंथम को डरावना आदमी नहीं था। वो अलहदा बात है कि उसने अपनी मौत के बाद खुद को स्टफ्ड करवा के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैबिनेट में रखवा दिया, जहां वो आज भी बैठा है, और काउंसिल मीटिंग्स में भी ले जाया जाता है कभी कभी। तो जरा कॉम्प्लिकेटेड तो था। खैर, कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ वो एक इंग्लिश फिलोसोफर था और कानून, इखलाकियात और मुआशरे की बेहतरी पर लिखता था। उसको मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म का बानी भी कहा जाता है। आसान लफ्जों में यूटिलिटेरियनिज्म वो फलसफा है जिसमें हैप्पीनेस और वेल बीइंग को सबसे मुकद्दम करार दिया जाता है और ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छाई। खैर, रीजन और एफिशिएंसी इसको बहुत पसंद थी, और जिस जमाने में ये था उसको कहते भी एज ऑफ रीजन ही है। और ये इस आइडिया में बहुत जोर से बिलीव करता था कि इंसान और इंसानी इंस्टीट्यूशंस, इंसानी इदारे अगर रैशनली रीडिज़ाइन किए जाएं तो उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है, बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। और इस तरह तमाम सिस्टम्स जैसे गवर्नमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, मोरालिटी, ये सब इंप्रूव हो सकते थे। एटलीस्ट ये उस टाइम का प्लान था। 1791 में जेरेमी बेंथम ने कुछ खतूत लिखे जिसमें उसने एक इमारत की वजाहत पेश की। खास बात ये थी कि वो इमारत का डिज़ाइन एक जेल का था, और वो इमारत, वो सिंपल, मंतकी, रैशनल सी इमारत इंसानी सकाफत की तारीख में सबसे अहम और सबसे डरावने आइडियाज़ में से एक साबित हुई। सो डिज़ाइन ये था,
एक दायरा, दायरे के बाहर की तरफ थी कोठरियां, जेल सेल्स, जो पूरे दायरे का इहाता करती थी, मंजिल दर मंजिल दर मंजिल। सेल्स के सामने की तरफ, कोठरियों के सामने की तरफ सलाखें थी जो फेस करती थी दायरे के सेंटर की तरफ, और हर कोठरी के एंड पे जो पीछे दीवार थी वो बैकलिट थी, वहां बाहर से रोशनी आती थी। और इस दायरे के सेंटर में था एक टावर, और उस टावर के टॉप पे थी खिड़कियां फेसिंग आउटवर्ड हर डायरेक्शन में, और हर कोठरी को वहां से देखा जा सकता था। और टावर के सेंटर में बैठा था एक गार्ड, दारोगा। और इस टावर की इंजीनियर्स और खौफनाक बात यह थी कि क्योंकि सेल्स और कोठरियां बैकलिट थे तो हर कैदी का सिलुएट, उसका ह्योला हर वक्त नजर आता रहता था। मगर जो टावर है उसमें वेनिशियन ब्लाइंड्स लगे हुए थे, ऐसे ब्लाइंड्स जो एंगल पे होते हैं और बाहर से अंदर की तरफ नहीं देखा जा सकता। कोई कैदी अंदर नहीं झांक सकता। कैदियों को कभी ये पता नहीं लग सकता कि टावर में गार्ड है या नहीं, उन्हें देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। बस यही पूरा मैकेनिज्म है। अब क्योंकि कैदी को पता है कि उसे कभी भी देखा जा सकता है, मगर उसको ये नहीं पता कि उसको इस वक्त देखा जा रहा है कि नहीं। और वो अनसर्टेनिटी, वो हमेशा रहने वाली, नागुज़ीर, पागल कर देने वाली अनसर्टेनिटी, अदम यकीनी, वो कैदियों को मजबूर कर देती है कि वो खुद ही अपने आप पे नजर रखें। आपको कोई गार्ड नहीं चाहिए टावर में हर सेकंड के लिए, ना 100 आंखें आर्गस की और ना ही आई ऑफ रा जो कैदियों के सर पे मंडलाती रहे। बस कैदी को यकीन दिलाना है कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है, बाकी काम वो खुद ही कर लेगा। बेंथम ने इसे नाम दिया था द पेनॉप्टिकॉन, फ्रॉम द ग्रीक पैन मीनिंग ऑल, ऑप्टिकॉन मीनिंग सीइंग, द ऑल सीइंग, सब देखने वाला। 2000 साल के तवील फासले के बाद एक ही आइडिया, एक यूनानियों की मिथ जो कि हर वक्त किसी की नज़र में रहने की एंग्जाइटी से बनी, दूसरा एक फिलोसफर की बनाई गई इमारत थी जो उसी एंग्जाइटी को यूज़ करके, उसका इस्तेहसाल करके उसको एक मैनेजमेंट टूल में कन्वर्ट कर देती है। बेंथम अपनी इजाद से बहुत खुश था। उसने सालों ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाने की सर तोड़ कोशिश की कि ये इमारत किसी तरह बनाई जा सके। खत पर खत लिखे, डिजाइन को रिफाइन किया, कॉस्ट सेविंग्स कैलकुलेट की। पेनॉप्टिकॉन नाम का जिंदान एक आम कैद खाने की बनिस्बत काफी कम गार्ड्स को यूज करके बनाया जा सकता था। बरतानवी हुकूमत पोलाइट सी रस्मी तौर पर इंटरेस्टेड रही, मगर ये आइडिया कभी भी पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। बेंथम इसको लेके सारी उम्र बहुत मगमूम रहा। 1832 में वो अपनी ये ख्वाहिश अपने दिल में लेके ही इस दुनिया से चला गया। मगर बेंथम शायद जीते जी ये नहीं समझ पाया था कि उसका ये आइडिया एक इमारत से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और उससे भी बहुत बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट होने वाला था। ये स्कूल्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, हर जगह एफिशिएंसी को बढ़ा सकता था। मगर इसका एक दूसरा चेहरा भी था जो बहुत मस्ख था। अब एंट्री होती है मिशेल फूको की, एक फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर जो कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को काफी आड़े हाथों लेता था। बेंथम के डिजाइन के 184 साल बाद, 184 इयर्स आफ्टर, फूको ने एक किताब शाया की जिसका नाम था डिसिप्लिन एंड पनिश, तरबियत और ताजीर। और वो ये कहता है कि बेंथम का डिजाइन सिर्फ जेल के बारे में था ही नहीं, हर चीज के बारे में था, अबाउट एवरीथिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उसका कहना यह था कि मॉडर्न सोसाइटी सिर्फ जुल्म जबरदस्ती से लोगों पे कंट्रोल नहीं करती, वो उन्हें नजर की इंटरनलाइजेशन के जरिए कंट्रोल करती है। लोगों को हर लम्हा, हर वक्त नागुजीर तौर पर यह एहसास दिला के कि उनको कोई ना कोई देख रहा है, और इस एहसास को इतने गैर महसूस तरीके से दिलाया जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही अपनी पुलिसिंग शुरू कर देते हैं, खुद ही अपने गार्ड बन जाते हैं। पेनॉप्टिकॉन, फूको ने कहा कि एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक खाका है, एक नक्शा है पावर का, कंट्रोल का। और एक बार आप इसे देख लें तो ये आपको हर जगह नजर आता है। वो स्कूल जहां बच्चे कतारों में एक टीचर के सामने बैठे हैं जो उन्हें देख सकता है जबकि वो सब एक दूसरे को नहीं देख सकते। वो ओपन प्लान ऑफिस जहां एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट और एक दूसरे के सामने पूरी नज़र में काम करते हैं। वो हॉस्पिटल वार्ड जहां मरीज बिस्तरों में इस तरह लेटे हैं कि नर्सेज एक सेंट्रल स्टेशन से उन्हें देख सकती हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां आप जो भी पोस्ट करते हैं वो नज़र आता है, हमेशा के लिए रिकॉर्ड होता है और एक ऐसी ऑडियंस के फैसलों के सामने होता है जिसे आप पूरी तरह देख या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी प्रिजन नहीं है, जेल नहीं है, मगर ये सब पेनॉप्टिकॉन जरूर है। हर बार मकसद सजा नहीं होता, अक्सर वो मकसद नॉर्मलाइजेशन होता है, लोगों को एक सर्टन तरह से बिहेव करवाना। इसलिए नहीं कि कोई उन्हें मजबूर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखे जाने की पॉसिबिलिटी को इतनी गहराई से इंटरनलाइज कर लिया, अपना लिया है कि उनको मजबूर करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे जस्ट डू इट देमसेल्व्स। और ये हमारी स्कूलिंग से ही शुरू हो जाता है।
हमें कैसी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कौन सा पर्सपेक्टिव इन्फोर्स किया जाता है, कौन सी अनकंफर्टेबल डिटेल्स छुपाई जाती हैं हिस्ट्री की, डिफरेंट लेबल्स इजाद किए जाते हैं और लोगों पे थोप दिए जाते हैं, और कोई भी ये लेबल किसी पे भी थोप सकता है जब उसका दिल करे। आम लोग इन नैरेटिव्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सच मान लेते हैं और अपनी और दूसरों की पुलिसिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या चीज नॉलेज कंसिडर होगी और कौन वो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑफिशियली, ये आपको बचपन से ही रीशेप कर रहा होता है। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को भी सदियों से यूज किया जाता रहा है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा समझदार है, कौन सी नस्ल बेहतर है। कभी मर्दों ने औरतों को कम अकल कहा और कभी कोलोनाइजर्स ने दूसरों को सैवेजेस कहा, वहशी कहा और उनका बेड़ा गर्क करते रहे। फूको इस सब के नतीजे को डोसाइल बॉडी कहता है, एक नहीफ जिस्म जिसमें इरादे की रूह तक नहीं है, जो बस फॉलो कर रहे हैं उन रूल्स को जो न जाने कब उसके जहन में बिठा दिए गए, उसको खुद भी याद नहीं है, जो खौफजदा है उन जजमेंट से जो अभी सादिर ही नहीं हुई, जो ताकतवरों का ईंधन है और इम्कान का असीर, जो खुद ही अपना आर्गस है, अपनी ही आई ऑफ रा और अपना ही दारोगा, अपना ही गार्ड। 1984 और ब्रेव न्यू वर्ल्ड का तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा या नहीं पढ़ा तो डू चेक इट आउट। बट देयर इज ऑल्सो रशियन नॉवल कॉल्ड वी। आई वुड रिकमेंड कि आप वो पढ़ें या सुन लें। 1984 और ब्रेव न्यू वर्ल्ड दोनों पे इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी पे जाएं, रीसेंट हिस्ट्री और प्रेजेंट टाइम्स के पेनॉप्टिकॉन्स की कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करना जरूरी है। कुछ लोगों ने तो एक्चुअल पेनॉप्टिकॉन्स बनाई थी। क्यूबा में प्रेसिडियो मोडेलो 1920s में बनाया गया, सर्कुलर सेल हाउसेस, हर एक परफेक्ट बेंथम डिजाइन। और बाय द वे फिडेल कैस्ट्रो भी वहां कैद रहा। और मजे की बात यह है कि जब वो पावर में आया तो उसने भी इस प्रिजन को यूज किया। इलिनॉय में स्टेटविल करेक्शनल सेंटर आज भी ऑपरेशनल है, अभी भी अपने कैदियों को देख रहा है। नेदरलैंड्स में कुपलगुआ खूनिस कैद खाने, गुंबदनुमा, रेडियल, प्योर पेनॉप्टिकॉन ज्योमेट्री। मगर ये एक्चुअल इमारतें, फिजिकल पेनॉप्टिकॉन्स पत्थर और सरिये से बने बेंथम के आइडिया की सबसे कम दिलचस्प मिसाल साबित हुए, क्योंकि 20वीं सदी ने आर्किटेक्चर से कहीं ज्यादा एफिशिएंट कुछ ढूंढ लिया था। पहले इंसान, फिर कैमराज और फिर एल्गोरिथम्स। इंसानों से शुरू करते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री की सबसे एफिशिएंट सर्वेलेंस स्टेट के बारे में, जिसने एक भी एल्गोरिथम यूज नहीं किया। साल 1950, ईस्ट जर्मनी, द स्टाजी। ईस्ट जर्मनी के मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी ने अपने पीक पर तकरीबन हर साल हर 63 शहरियों में से एक फुल टाइम ऑफिसर रखा था जो बाकी सबकी मुखबरियाँ करता था। अगर पार्ट टाइम और ओकेजनल इन्फॉर्मर्स को मद्देनज़र रखा जाए तो ये निस्बत तकरीबन हर 7 में से एक इंसान पर पूरा बैठता है। ज़रा सोचा कि हर कमरे में मौजूद 7 लोगों में से एक स्टेटिस्टिकली अदादो शुमार की रूह से मुखबिर हो स्टेट का, जो बाकी सब पे नजर रख रहा हूँ। मगर उससे भी इंप्रेसिव बात यह है कि पड़ोसी पड़ोसी पे रिपोर्ट करता था। दफ्तरों के लोग अपने साथ काम करने वालों पर, बच्चे माँ बाप पर, पादरी, डॉक्टर, उस्ताद। ये पेनॉप्टिकॉन ईंट पत्थर की बजाय इंसानों से बनाया गया था। इससे साबित ही होता है कि इंसानों को एक दूसरे पर नजर रखने का वैसे ही बहुत शौक है, और अगर स्टेट इन्वॉल्व हो जाए और कुछ पैसे वैसे भी हो जाए तो गेम बहुत आगे निकल जाती है। ये 40 साल तक चलता रहा और बर्लिन वॉल जब फाइनली गिरी और स्टाजी के आर्काइव्स खुले, लोगों का एक हुजूम अपनी फाइल्स पढ़ने के लिए दौड़ते हुए वहां पहुंचा। उनमें से कुछ फाइल्स हजारों पेजेस लंबी थी। एक औरत ने डिस्कवर किया कि जो आदमी कई सालों से उस पर रिपोर्ट कर रहा था वो उसका अपना शौहर था, किसी का बेहतरीन दोस्त ये काम कर रहा था और किसी का भाई। इस पेनॉप्टिकॉन का टॉवर कभी खाली नहीं होता था। आपका गार्ड वही होता था जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। द लाइव्स ऑफ अदर्स एक मूवी है जो आप देख सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स अराउंड सर्वेलेंस। अब ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं उसमें आई ऑफ रा का एक बजट है। आर्गस पेनॉप्टिक्स के शेयर होल्डर्स हैं और पेनॉप्टिकॉन की क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट होती है। तो हम चलते हैं सिलिकॉन वैली। एक कंपनी है जिसका नाम है पैलेंटीर, और इसका नाम एक्चुअली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑल सीइंग स्टोन्स के नाम पे रखा गया। वही स्टोन्स जो एल्व्स ने अच्छी नीयत से बनाए, मगर उनका इस्तेमाल काफी घटिया किया गया। उन्होंने अपनी सर्वेलेंस कंपनी का नाम एक तलिस्माती शय पे रखा जो कि जासूसी के काम आती थी। मतलब सीधा मुंह पे उन्होंने बताया आपको कि ये सीन्स हैं। पैलेंटीर को को फाउंड किया पीटर थियल ने, CIA के अपने वेंचर कैपिटल आर्म से अर्ली फंडिंग के साथ। इसका सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट डेटाबेसेस, लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकता है जो कि कोई भी ह्यूमन एनालिस्ट अकेला बैठ के नहीं ढूंढ सकता। और बाय द वे इस कंपनी की कहानी शुरू होती है पेपैल के अंदर होने वाले कुछ फ्रॉड से। काफी फैसिनेटिंग स्टोरी है, आप देख सकते हैं जाके, डू लुक इट अप। पैलेंटीर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं US मिलिट्री, पेंटागन, ब्रिटेन की NHS के साथ, और सबसे रिसेंटली आइस,
अमेरिकन इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ एक $30 मिलियन डील, जो इंटरनली इमिग्रेशन लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। लाइफ साइकिल ट्रैकिंग कब लाइफ स्टाइल ट्रैकिंग बन जाए पता नहीं चलता। इस साल अकेले पैलेंटियर ने $900 मिलियन से ज्यादा फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। लॉ मेकर्स ने अलार्म बजाए, डिस्क्राइब करते हुए कि फेशियल रिकॉग्निशन और पर्सनल डाटा टूल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरियस कंसर्न्स उठाता है उन लोगों की इंफॉर्मेशन के बारे में जो किसी भी किस्म के शुबे में नहीं है, जिन पे किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं है। पैलेंटियर का सीईओ कहता है, और मैं बेरली पैराफ्रेज कर रहा हूँ, हम सर्वेलेंस डाटाबेस नहीं बना रहे, हम बस एक ऐसी डाटाबेस बना रहे हैं जो लीगली सर्वेल डाटा प्रोसेस कर सके। उनको लगता है कि ये फ़र्क जो ज़ाहिरन उनके लिए काफ़ी अहम है, आम लोगों को भी तसल्ली देगा शायद। और अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अपना 22 पॉइंट मैनिफेस्टो शाया किया ट्विटर पे, आप वो भी जाके पढ़ें, काफ़ी कलेजा ठंडा होगा आपका। फिर है क्लियर व्यू AI। क्लियर व्यू ने एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाया, कुछ बहुत ही सिंपल करते हुए। उन्होंने इंटरनेट की हर तस्वीर ली जो भी उन्हें अवेलेबल थी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, न्यूज साइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट, स्कूल ईयरबुक्स, शादी के एल्बम, सब कुछ। उनका दावा है कि उन्होंने 60 बिलियन से ज़्यादा फोटोज कलेक्ट किए हैं। 60 अरब। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, किसी को कोई इन्फॉर्म नहीं किया, बस उठा ली वो पिक्चर्स और एक ऐसी डेटाबेस बनाई जो आपको किसी भी चेहरे की कोई भी पिक्चर अपलोड करने देती है और फौरन इंटरनेट पर उस शख्स की हर दूसरी तस्वीर ढूंढ लेती है, नाम, लोकेशंस और बाकी सब रिलेटेड डाटा के साथ। लॉ एनफोर्समेंट ने इसको जाहिर है काफ़ी पसंद किया। 2022 में 1 मिलियन से ज़्यादा सर्चेस की गई। 2023 में ये यूजेज डबल हो गया और फिर जाहिर बात है मसले भी फौरन होना शुरू हो गए। गलत आइडेंटिफिकेशंस और फिर गलत गिरफ्तारियां। औरतों और गहरी रंगत वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा एरर रेट्स। यूरोप ने उन्हें 100 मिलियन से ज़्यादा फाइन किया और पाबंदी लगा दी। क्लियर व्यू ने EU अथॉरिटीज़ को सिंपली इग्नोर कर दिया, मतलब सॉवरेन गवर्नमेंट्स को सिंपली इग्नोर कर दिया। क्योंकि आप क्या करेंगे, ऐप को अरेस्ट करेंगे, आई ऑफ रा, एक टारगेट लिस्ट के साथ। द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, ये किताब है जो काफ़ी एकेडमिकली अच्छी तरह सबको एक्सप्लेन करती है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और एडवर्ड स्नोडन और NSA का तो मोस्ट लोगों को पता ही है। इनकेस नहीं पता तो छोटी सी समरी ये है, 2013 में अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्टर अपने ऑफिस से एक USB ड्राइव लेकर निकला और जो उसने रिवील किया उसने हमेशा के लिए पूरी कॉन्वर्सेशन बदल दी। NSA एक प्रिज्म नाम का प्रोग्राम चला रहा था। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल, याहू से सीधा डेटा कलेक्ट कर रहा था। एसेंशियली अनप्रेसिडेंटेड स्केल का एक डिजिटल पैनोप्टिकॉन बना रहा था। सिर्फ अमेरिकन नहीं, सब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जासूसी की जा रही थी, उनके इल्म के बिना, उनकी मर्जी के बिना। अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं तो नो प्लेस टू हाइड, अ परमानेंट रिकॉर्ड, एंड इफ यू आर मोर इंक्लाइंड टू वॉच, तो सिटीजन 4 एक डॉक्यूमेंट्री है और स्नोडन नाम की एक फिल्म भी है। खैर ये न्यूज़ जब बाहर आई तो रिएक्शन काफ़ी फैसिनेटिंग था। कुछ लोग बहुत गुस्से में थे, मगर ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन था कि हमें क्या, सानू की। और वो कंधे उचकाना, वो कलेक्टिव कंफर्टेबल जरा हारे से कंधे उचकाना शायद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फुकोल्डियन लम्हा था। डोसाइल बॉडी normalized, the eye of Ra forgotten about और just accepted। इंडिया ने आधार सिस्टम बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक डेटाबेसेस में से एक, तकरीबन 1.2 बिलियन एनरोलमेंट्स के साथ। उंगलियों के निशान, आंख के स्कैन्स, चेहरे की तस्वीरें, और ये सब आपके बैंक अकाउंट्स, फोन सिम, मेडिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट बेनिफिट से लिंक। और ये शुरू हुआ था एक वॉलंटरी वेलफेयर प्रोग्राम के तौर पे और अब सिविक लाइफ के ज़्यादातर पहलुओं के लिए प्रैक्टिकली मैंडेटरी है, लाजिम है। और अब पाकिस्तान, यहाँ दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक डेटाबेसेस में से एक होस्ट करता है। आपका CNIC, आपकी उंगलियों के निशान, आपकी तस्वीर, आपके खानदान के रिकॉर्ड्स, सब कुछ। अब खतरनाक बात यह है, 2019 और 2023 के दरमियान 2.7 मिलियन पाकिस्तानियों का डाटा नादरा से चुरा लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम इसमें से कुछ इंटरनेशनली बेच दिया गया। बायोमेट्रिक डाटा जो आपने कानून के तहत स्टेट को दिया था, बिक गया ओपन मार्केट में। किसको और क्यों हमें नहीं पता। और ये चोरी इंटरनल थी बाय द वे रिकॉर्ड्स के मुताबिक, को बाहर से हैक शैक नहीं हुआ था। और दूसरा, इस्लामाबाद के सेफ सिटी कैमराज में इसराइली ओरिजिन का वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड था, ब्रीफ कैम कहलाता था, हुआवे हार्डवेयर के अंदर, जिनमें हर चेहरा, हर नंबर प्लेट, हर हरकत लॉग होती है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये अब एक्टिव नहीं है। क्या ये कभी एक्टिव था? किसके पास एक्सेस था? क्या प्रोसेस किया गया? इन सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं है। चाइनीज हार्डवेयर, इसराइली सॉफ्टवेयर, पाकिस्तानी शहरी, मगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। फूको को कोई हैरानी ना होती और बेंथम बहुत इंप्रेस होता, और वो पाकिस्तानी लोग जिनको कैमरे की आंख हर वक्त देख रही है ज्यादातर इससे अनजान रहे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, पैलेंटीर, क्लियर व्यू, NSA, सेफ सिटीज, वो सब पुरानी सर्वेलेंस है पिछली दिहाइयों की। अब जो हो रहा है उसका सिर्फ स्केल नहीं,
उसकी नेचर ही डिफरेंट है। एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स अब बिहेवियर एक्ट आउट होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मूवमेंट, कम्युनिकेशन और एसोसिएशन में ऐसे पैटर्न्स इंडिकेट करके जो लाइकली फ्यूचर एक्शंस, मुस्तकबिल में होने वाले इकदामात को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशन से इमोशनल स्टेट्स पढ़ सकते हैं, या आपको आपकी चाल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे आपका चेहरा पूरा ढका हो, या आपकी आवाज़, आपके टाइपिंग पैटर्न्स, आपकी लोकेशन हिस्ट्री और आपके सोशल कनेक्शंस क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं एक साथ रियल टाइम में। और इस गेम में चाइना सबसे आगे है। उनका सोशल क्रेडिट सिस्टम शहरियों को स्कोर्स असाइन करता है, कंप्लायंस पर रिवॉर्ड्स और डिविएशन पर सजाएं। ये अभी तक एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, बल्कि रीजनल प्रोग्राम्स का एक पैचवर्क है जो आहिस्ता आहिस्ता एक कॉम्प्रिहेंसिव नेट में बुना जा रहा है। और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो चाइनीज सर्वेलेंस की बड़ी खुल के मुखालफत करती हैं, अपने खुद के वर्जन्स बना रहे हैं और नाम थोड़े से फैंसी रखे हुए हैं। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, बिहेवियरल एनालिटिक्स, रिस्क असेसमेंट टूल्स। आर्किटेक्चर सेम है और ब्रांडिंग डिफरेंट। माइनॉरिटी रिपोर्ट इज अ मूवी यू कैन वॉच अबाउट दिस। और ब्लैक मिरर जरूर देखें, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीजन्स, जिसमें अभी तक हमने जितनी बातें की हैं उनमें से बहुत सारी थीम्स को दिखाया गया और उसके अलावा भी बहुत सी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी रिलेटेड थीम्स को दिखाया गया। अगर आपने नहीं देखा तो डू वॉच इट। अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल वगैरह में और नेशनल डिफेंस में भी इन टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये उसमें हेल्प करती हैं और फ्यूचर में तो शायद ये डिटेरेंस भी बन जाएगी। वो एक अंडरस्टूड बात है, उस पर बहस नहीं है, वो एक फैक्ट है। मगर मसला ये है कि बहुत सी गवर्नमेंट्स पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, मगर लॉज लिखते उन्हें खास मौत पड़ रही है, और अगर लिखे भी जाते हैं तो बहुत ही सुस्त। जब तक कोई खप नहीं मचती, कोई विसल ब्लोइंग नहीं होती, कोई स्कैंडल नहीं होता, तब तक सेटिस्फैक्टरी लॉज तो क्या, बेसिक लॉज की तरफ भी कोई नज़रसानी नहीं की जाती, उन्हें मुंह ही नहीं लगाया जाता। और हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये एक बहुत गलत ऑर्डर है और कई बार साबित हो चुकी है ये बात, क्योंकि हिस्ट्री हमें सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बताती है वो यही है, ये कभी भी सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया जाता। ये आज की गवर्नमेंट बनाती है कल की गवर्नमेंट के लिए, और आप नहीं जानते कि कल की गवर्नमेंट कौन होगी, कैसी होगी। टेररिस्ट्स को पकड़ने के लिए लगाए गए कैमरे ये नहीं भूलते कि प्रोटेस्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वेलफेयर बेनिफिट्स डिलीवर करने के लिए बनाई गई डेटाबेस मुखालिफिन को ट्रैक करने की एबिलिटी भी रखती है। इमिग्रेशन कवानीन को इन्फोर्स करने के लिए बनाए गए टूल्स कोई भी दूसरा कानून इन्फोर्स करने से कासिर नहीं होते। इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल है, इंटेंट इज नॉट, एंड इंटेंट चेंजेस। नीयत बदलती रहती है उन लोगों की जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बैठे हैं। और ये बात हमें उसे एक सवाल पे ले आती है जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो को एंड करते हैं इस छोटी सी कहानी पे। एक चरवाहा था, एक आम गुमनाम गडरिया, कदीम सल्तनत लीडिया में। उसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी, उसकी कोई वुक्कत नहीं थी। वो अपने दिन खेतों में गुजारता था, अपने रेवड़ की हिफाजत करते हुए। बस यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन उसके बकरियां चराते ना जाने क्या हुआ, जलजला आया या कोई पहाड़ बदमस्त हो गया। उसके सामने जमीन में दरार पड़ी और वो जमीन फट गई, और उस दरार के नीचे एक मकबरा, और उस मकबरे में एक लाश, गैर इंसानी देवहैकल, बस हाथ में एक सोने की अंगूठी पहने हुए। उस चरवाहे ने वो अंगूठी ले ली। खैर वो आगे चल पड़ा और उस अंगूठी से खेलना शुरू कर दिया, और बेदिहानी में उसने इस अंगूठी को इस तरह से मोड़ा कि उस अंगूठी पे जड़ा पत्थर उसकी हथेली की तरफ मुड़ गया और वो गायब हो गया। उस चरवाहे का नाम था गाइजस। उसके आसपास के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। उसने इस चीज को टेस्ट किया अच्छी तरह, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो इंसानी फितरत के बारे में हमें कुछ ऐसा बताता है जिसके बारे में हम सदियों से बहस कर रहे हैं। वो घर नहीं गया, उसने अपनी इस ओझल होने की ताकत का इस्तेमाल आराम करने, सुकून करने, या बस बिना ऑब्जर्व हुए एक बार अपने वजूद को महसूस करने टाइप चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं किया। वो महल गया, उसने मलका को अपनी तरफ माइल किया, बहकाया, बादशाह का कत्ल कर दिया और खुद तख्त नशीन होकर बादशाह बन के बैठ गया। और प्लेटो, अफलातून, जो ये सब सदियों बाद लिख रहा था, उसने गाइडस का इस्तेमाल फिलॉसफी की हिस्ट्री में सबसे अनकंफर्टेबल सवालों में से एक पूछने के लिए किया। क्या कोई इंसान कभी सच में आदिल होता है, अच्छा होता है, या वो सिर्फ इसलिए आदिलाना जस्ट बिहेव करता है क्योंकि उसे देखा जा रहा है? दूसरे लफ्जों में, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको वो अंगूठी नहीं मिली? आसान लफ्जों में, शरीफ वो जिसे मौका नहीं मिला। अब आप अफलातून से झगड़ सकते हैं, बहुत लोगों ने किया। सोक्रेटिस ने, सुकरात ने किया। उसने कहा कि एक सच में फजीलतमंद आदिल इंसान चाहे देखा जा रहा हो या नहीं, एक जैसा बिहेव करता है। कि आदिल होना, अच्छा होना
लोगों के लिए की जाने वाली परफॉर्मेंस नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये एक वजूदी हालत है। द जस्ट लाइफ इज इट्स ओन रिवॉर्ड। आदिल जिंदगी, अच्छी जिंदगी खुद ही अपना इनाम है। शायद वो सही है, शायद आप वही आदिल इंसान हैं। शायद आप अंगूठी लें, अपनी हथेली में उसका बोझ महसूस करें, मुकम्मल ओझल हो जाने की उस पॉसिबिलिटी को, उस इम्कान को महसूस करें और कुछ ना करने का फैसला करें। या शायद कुछ बहुत अच्छा काम कर दें, या कुछ ऐसा जो खामोशी से प्राइवेटली ठीक हो, जो कभी कोई भी नहीं जान पाएगा। यह आपको मजबूर करता है आपके उन वर्जन्स के बारे में सोचने पे जहां आपको कोई नहीं देख रहा, या फिर शायद जहां आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, या उन जगहों पे जहां आपके पास इतनी पावर है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपके ख्याल, आपकी इंटरनेट हिस्ट्री, इट मेक्स यू थिंक कि क्या आप कंफर्टेबल हैं उस वर्जन से, उस इंसान से, या आप उसे जानते भी हैं। क्योंकि ये जो आज हमने डिस्कस किया सब कुछ, आर्गस, रा, बेंथम, फूको, एनएसए, प्लैनेटीर, आपकी गली के कोने पे लगा कैमरा, सब कुछ, हर एक चीज एक अजम्पशन पे बनी है कि जब कोई नहीं देख रहा तो आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और सर्वेलेंस स्टेट उस अजम्पशन का यूज सब कुछ जस्टिफाई करने के लिए करती है। और अगर ये अजम्पशन गलत है तो सर्वेलेंस स्टेट सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक बहुत प्रोफाउंड बेइज्जती है इंसानियत की, सकाफती पैमाने पे। एक सिस्टम जो इस बिलीफ पे खड़ा है, टॉवर में बैठे दारोगा और सैकड़ों आंखों के आप पे नजर रखे बिना अब गाइजेस बन जाएंगे। मुझे इसका जवाब नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता होगा, और शायद पता लग भी नहीं सकता जब तक कि धरती फट नहीं जाती और आप उस मकबरे में उतर नहीं जाते और उस अंगूठी की धात की ठंडक अपनी उंगली पे महसूस नहीं कर लेते, जब तक कि दुनिया खामोश नहीं हो जाती, जब तक कि आपका वजूद वाकई ये इदराक नहीं कर लेता कि हमें कोई नहीं देख रहा।